प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय कृष्ण एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास में। पिछले क्लास में हमने देखा था प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत चलवासी पशुचारण, व्यावसायिक पशुचारण, पशुचारण का विवरण, संग्रहण एवं शिकार जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके क्षेत्रों और कौन कौन से जनजाति इस क्रियाकलाप में संलग्न हैं और इन सभी क्रियाकलापों में क्या विशेषता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था। आज हम लोग उसके बाद आगे वहाँ से बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत और कौन कौन से एक्टिविटी हैं और उसकी क्या विशेषता है, उससे संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए, प्राथमिक क्रियाकलाप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक कृषि, उसको हम लोग देखते हैं। कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज आपके सामने में यहाँ है। कृषि किसे कहते हैं? पहला प्रश्न जो हमारा कृषि किसे कहते हैं। दूसरा हो गया कृषि कितने प्रकार के होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें जितने भी प्रकार हैं उसमें कुछ प्रकार जो है वो उससे संबंधित प्रश्न हमेशा आता रहता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, उसका वर्णन करना है, कौन कौन से कारक जो हैं वो कृषि क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो खनन क्या है, खनन की कौन कौन सी विधियां, फिर है विश्व में खनन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, फिर विश्व के प्रमुख खनिजों का विवरण दीजिए। तो ये सब प्रश्न जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत बचे हुए हैं, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। आइए, पहला जो है हमारा प्रश्न, कृषि किसे कहते हैं। कृषि, तो कृषि जो है वो निश्चित रूप से मनुष्य का क्रियाकलाप है। वो प्रकृति में मनुष्य भूमि को जोत कर करके और उसमें फसलों का रोपण करके, बीजों का रोपण कर करके और तब कृत्रिम रूप से जो फसल प्राप्त करता है उसको हम लोग कृषि क्रियाकलाप कहते हैं। यानी कृषि क्या है? कृषि जो है वो भूमि का शोषणपूर्ण व्यवसाय है। कृषि क्या है? भूमि का शोषणपूर्ण व्यवसाय है और पृथ्वी के धरातल पर किया जाने वाला सभी प्रकार के क्रियाकलाप में सबसे ज्यादा व्यापक और विस्तार लिए हुए, फैलाव लिए हुए वाला क्रियाकलाप है। यह क्रियाकलाप में कृषि आप देखेंगे कि यह सिर्फ मनुष्य को भोजन की आपूर्ति ही नहीं करता है, बल्कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने जो देखा था उद्योग और कारखाना, उद्योग और कारखाना को भी यह कच्चा माल की आपूर्ति करता है। तो कृषि आपको भोजन की भी आपूर्ति करता है और साथ ही साथ उद्योग और कारखाना को कच्चे माल की आपूर्ति भी करता है। ये हो गया कृषि। ये जो कृषि है वो विश्व के विभिन्न भागों में एक ही जैसा नहीं है। विश्व के अलग अलग प्रदेशों की चूंकि जलवायु दशा अलग अलग है। हर जगह पर एक जैसा जलवायु नहीं पाई जाती है। जलवायु दशाओं में अंतर होता है, सांस्कृतिक लक्षणों में भी अंतर देखने के लिए मिलता है, भौतिक स्वरूप और भौतिक बनावट, भौतिक लक्षण, भौतिक विशेषता, इसमें भी हर जगह अंतर देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से कृषि भी जो है वह विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की हो जाती है। अतः कृषि जो है वह विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जाती है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कृषि कितने प्रकार के होते हैं उसमें, कृषि का कौन कौन सा प्रकार है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है कृषि का। तो कृषि का जो प्रकार है इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, पहला प्रकार जो वो है निर्वाह कृषि। पहला प्रकार है निर्वाह कृषि। अब आइए जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि निर्वाह कृषि कहते किसको है। वैसा कृषि जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, अपने पेट के भरण पोषण के लिए कृषि कार्य करता है, तो वैसे क्रिया को निर्वाह कृषि कहते हैं। इस कृषि के अंतर्गत जो फसल का उत्पादन प्राप्त होता है उसको बाजार में हम लोग बेच करके मुद्रा अर्जन नहीं करते हैं, आय की प्राप्ति नहीं करते हैं, अर्थात इससे व्यवसाय या व्यापार नहीं करते हैं, बल्कि जो भी फसल का उत्पादन होता है वह अपने भरण पोषण के लिए, अपना पेट भरने के लिए हम लोग उपयोग कर लेते हैं। इसीलिए जब इस प्रकार की कृषि की जाती है तो वैसी कृषि को हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। और ये जो निर्वाह कृषि है वह भी कई प्रकार का होता है।
उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद जो हमारा है वो है दूसरा प्रकार कृषि का, वो है रोपण या बागानी, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांटेशन। रोपण कृषि या बागानी कृषि या प्लांटेशन कृषि दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा हमारा जो प्रकार है वो है फल सब्जी की कृषि, फल सब्जी की कृषि। चौथा जो हमारा प्रकार है वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। चौथा जो प्रकार है हमारा वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। चौथा जो हमारा प्रकार है वो है मिश्रित कृषि। पांचवा प्रकार मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। छठा हमारा है दुग्ध कृषि, दुग्ध कृषि। सातवां नंबर में है, आ जाइए, सातवां नंबर में है आपका कारखाना कृषि। सातवां नंबर में कारखाना कृषि। आठवां नंबर में होता है संगठन के आधार पर कृषि। संगठन के आधार पर जो कृषि है उसको भी दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, सहकारी कृषि, सहकारी कृषि और दूसरा जो है हमारा वो है सामूहिक कृषि। ये हमारा जो हो गया वो कृषि का प्रकार है पूरे विश्व में। अब एक फिर से इसको देख लेते हैं, कौन कौन सा प्रकार है। निर्वाह कृषि, रोपण, दूसरा नंबर रोपण या बागानी या प्लांटेशन कृषि। तीसरा हो गया हमारा फल सब्जी की कृषि। चौथा हो गया विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। पांचवा हो गया हमारा मिश्रित कृषि। छठा हो गया दुग्ध कृषि। सातवां नंबर में हो गया कारखाना कृषि। आठवां नंबर में हो गया हमारा संगठन के आधार पर कृषि, जो दो प्रकार का होता है, सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, ये सभी प्रकार हो गए। परीक्षा में इन सभी प्रकार से प्रश्न पूछते रहते हैं, विशेष करके मिश्रित कृषि से क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है मिश्रित कृषि से क्या समझते हैं, तो इसमें विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, मिश्रित कृषि बताएंगे अभी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि रोपण कृषि या बागानी कृषि से क्या समझते हैं, या रोपण कृषि में लगाए जाने वाले 2 फसलों के नाम लिखिए। रोपण कृषि का वर्णन कीजिए, या रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए, रोपण कृषि की 5 विशेषताएं बताइए। दुग्ध कृषि विश्व में कहाँ कहाँ होते हैं उसका नाम लिखिए, या फिर आपको आ जाता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से क्या समझते हैं, है ना। तो ये सब जो है आपका प्रश्न जो है बनता रहता है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे स्थानांतरित कृषि से क्या समझते हैं, या चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या है। ये सब प्रश्न परीक्षा में यदा कदा हमेशा आते रहते हैं। आइए पहला जो हमारा है निर्वाह कृषि, उसको समझने का प्रयास करते हैं। निर्वाह कृषि अभी हमने देखा भी था। निर्वाह कृषि जब कृषक अपने भरण पोषण के लिए ही जब से पैदावार करता है, उपज पैदावार करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो है आपको 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला है आपका स्थानांतरित कृषि, और दूसरा जो है सो गहन चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह, ये गहन निर्वाह कृषि, सॉरी गहन निर्वाह कृषि। और उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। गहन निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक चावल की प्रधानता जब होती है उसमें, तो उसको चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कहते हैं। और जब चावल की प्रधानता नहीं होती है, उसके अलावा गेहूं जौ ये सब की प्रधानता होती है, तो उसको बोलते हैं चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि का 2 प्रकार हो गया, स्थानांतरित कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि का भी 2 प्रकार हो गया, चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि। अब आइए स्थानांतरित कृषि को हम लोग समझें। स्थानांतरित कृषि विश्व के किन किन भागों में किए जाते हैं, और
उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भारत में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका क्या नाम है। आप लोग झूम का नाम सुने होंगे, झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि है। तो स्थानांतरित कृषि का एक नाम हो गया भारत में। इसी प्रकार से विश्व के अलग अलग प्रदेशों में जहाँ यह स्थानांतरित कृषि की जाती है वहाँ पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका नाम को जानना। तो आपको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, स्थानांतरित कृषि की जो है क्या विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। और या इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल जो है सो उगाए जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखें। अब आइए जरा सा कौन कौन से क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वो है मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन कौन सा देश देखा हमने? महादेश देखा, मध्य अमेरिका का क्षेत्र देखा, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र देखा, मध्य अफ्रीका का क्षेत्र देखा, दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रदेश देखा। लेकिन ये सभी प्रदेश के अंतर्गत भी कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहने का मतलब क्या? जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश होता है, तापमान जो होता है वो सालों भर सीधा रोशनी पड़ने के कारण से यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा अधिक पड़ती है और यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है विषुवत रेखीय प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर सालों भर सूर्य के सीधे किरण पड़ने के कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी, तापमान बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इस कारण से यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा घना होता है और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो क्षेत्र आपने देखा कि विषुवत रेखीय प्रदेश के अंतर्गत, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश को ही हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ कहाँ का? तो मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थानांतरित कृषि किए जाते हैं। और इन सभी प्रदेशों में जो स्थानांतरित कृषि की जाते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम लोग उन सभी नामों को एक बार देख लेते हैं कि किन किन नामों से किन किन क्षेत्रों में उसको जाना जाता है। मैक्सिको को देख लीजिए। मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको मध्य अमेरिका का एक देश है या लैटिन अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। इस मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको हम लोग कहते हैं कोबूत। क्या कहते हैं? कोबूत। मैक्सिको में किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को कहते हैं कोबूत। भारत में किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को कहते हैं झूम। खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर का जो राज्य है वहाँ पर झूम कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर कुमारी, पेडा, वेबर और भी बहुत सारे नामों से भारत में भी स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। आइए युकाटन ग्वाटेमाला। युकाटन और ग्वाटेमाला में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा युकाटन ग्वाटेमाला में। ब्राजील में अगर देखें तो इसको रोक्का कहा जाता है। रोक्का ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोक्का कहा जाता है। वेनेजुएला में आते हैं। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है कोनुको। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं कोनुको। कांगो में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है मसोल। कांगो में मसोल। म्यांमार में कहा जाता है तुंग्या। क्या कहा जाता है? तुंग्या। तुंग्या कहा जाता है आपको म्यांमार में। म्यांमार में तुंग्या कहा जाता है। कांगो में इसको मसोल कहा जाता है। कांगो में कहा जाता है मसोल। श्रीलंका में इसी को कहा जाता है चेन्ना। श्रीलंका में कहा जाता है चेन्ना। चेन्ना कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। उसी प्रकार से जावा और मलेशिया में इसको कहा जाता है लेडाल। विद्यार्थियों, आपने देखा कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आ जाइए जरा सा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। स्थानांतरित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्थानांतरित कृषि जो है वह आपको कृषि का प्रथम प्रयास है। विश्व में प्रथम प्रयास का प्रतीक है स्थानांतरित कृषि। जब मनुष्य कृषि करना शुरू किया था तो सबसे पहले स्थानांतरित कृषि को ही करना शुरू किया था। इसलिए प्रथम प्रयास, कृषि करने के लिए जो प्रयास किया गया वो प्रथम प्रयास का प्रतीक माना जाता है स्थानांतरित कृषि को। इस स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है? तो इसमें जंगलों को साफ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जंगलों को साफ किया जाता है और उसको जो है सो जला दिया जाता है।
जंगलों को साफ कर करके उसको जला दिया जाता है, और जंगलों को जब काट दिया जाता है और उससे जो क्षेत्र प्राप्त होता है उस क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। तो जंगलों को काट कर करके, जगह साफ कर करके और फिर जंगलों को जला कर करके उससे जो राख की प्राप्ति होती है उसी को खाद के रूप में प्रयोग करके, उसी खाद के रूप में प्रयोग करके हम लोग उसको मिट्टी में मिला देते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो और बढ़ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग जंगलों को काट कर करके, उसको जला कर करके, उससे जो राख की प्राप्ति होती है उसको मिट्टी में मिला करके और तब जो खेती करते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि करते हैं। इस प्रकार से जब हम लोग काम करते हैं तो 3 से 4 वर्षों तक तो अच्छी उपज प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे घटने लग जाती है। जब भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगेगी तो क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति जब घटने लग जाएगी तो उपज की प्राप्ति भी घट जाएगी, उपज कम प्राप्त होने लग जाएगा। तब कृषक क्या करता है कि उस भूमि को फिर छोड़ देता है और फिर दूसरे स्थान पर जाके वहाँ पर जंगल को फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराता है। वो जंगल को काट कर करके फिर उसको जला कर करके जमीन प्राप्त करता है, और जो राख की प्राप्ति होती है जलाने के बाद उसको फिर भूमि में मिला देता है, और फिर भूमि को उर्वरा शक्ति उससे थोड़ी सी बढ़ जाती है और तब फिर उपज को प्राप्त करता है। और वहाँ भी फिर इसी तरह से 3 से 4 साल तक कृषि कार्य करता है, फिर भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है, फिर दूसरे स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार से स्थान स्थान को बदल करके, हर स्थान को बदल करके जो खेती की जाती है उसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग जंगलों को काटते हैं और उसको जलाते हैं, इस कारण से इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब जलाना, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो आपने देखा कि स्थानांतरित कृषि की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें हम लोग कृषि का कार्य करते हैं। उसके बाद इसमें किस किस प्रकार के फसल को उपजाते हैं, तो इसमें जो प्रमुख फसल है उसमें मक्का, जो मोटा अनाज के रूप में जानते हैं हम लोग, मक्का, केला, शकरकंद, ये सब जो है प्रमुख फसल है आपको स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत। तो स्थानांतरित कृषि को हम लोग देखा कि उसमें किस किस प्रकार के फसल को हम लोग उपजाते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है, लेकिन इसका कुछ दोष भी है। स्थानांतरित कृषि की दोष क्या है उसको हम लोग देखते हैं। स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है कि इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। दूसरा दोष क्या है कि इसमें चूंकि जंगलों को हम लोग काट देते हैं, तो जंगलों को काटने के कारण से क्या होता है, जंगलों का ह्रास होता चला जाता है, और जंगल के घटने से बहुत तरह की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आपको पर्यावरण की आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में लेता है, और उसके बदले में जो जीवन रक्षक गैस है हम लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए कौन सा गैस जीवन रक्षक है, ऑक्सीजन। कौन सा गैस जीवन रक्षक गैस है, ऑक्सीजन गैस जीवन रक्षक गैस है, और उसको हम लोग लेते हैं तो जीवित रहते हैं। तो जीव जंतुओं के लिए जो पेड़ पौधा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, और जो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही घातक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले करके सांस में कौन, वनस्पति पेड़ पौधा, वो जंगल, वो अपने श्वास प्रकाशन श्वसन क्रिया में, श्वास क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता रहता है और ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, और इस कारण से एक बैलेंस बना रहता है, जीव जंतुओं का जीवन उससे बचता है। लेकिन चूंकि स्थानांतरित कृषि में हम लोग जंगलों को काट देते हैं, इस कारण से जंगलों की कमी हो जाती है और पर्यावरण की हानि होती है, पर्यावरण प्रदूषण करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाता है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि के कई दोष हैं, और यही कारण है कि भारत में 1976 ईस्वी में झूम कृषि प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया। झूम कृषि प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, झूम कृषि को हतोत्साहित करने के लिए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि यह कृषि जो है तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो ये हो गया आपका स्थानांतरित कृषि। अब जो परीक्षा में आवेगा इससे संबंधित प्रश्न, तो आप उसको लिख सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए, हम लोग लिख सकते हैं। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है कि वेनेजुएला में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कोनुको। वेनेजुएला में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहते हैं कोनुको। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि मिल्पा जो है वो क्या है, मिल्पा क्या है,
और उसमें 4 प्रकार का कृषि लिख देगा तो क्या लिखेगा? स्थानांतरित कृषि। मिल्पा क्या है? एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। उसी प्रकार से झूम क्या है? झूम परीक्षा में सीधा दे सकता है। झूम कृषि से क्या समझते हैं? तो वहां पर हम लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना है कि झूम कृषि तो हम लोग पढ़े नहीं थे, या फिर झूम कृषि पता नहीं क्या है। तो झूम कृषि भी स्थानांतरित कृषि है, तो जो स्थानांतरित कृषि की विशेषता है वही झूम कृषि की भी विशेषता होगी। तो झूम कृषि के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब आ जाइए निर्वाह कृषि के अंतर्गत दूसरा जो हमारा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि से क्या समझते हैं उसको हम लोग देखते हैं। गहन नाम से ही स्पष्ट है, गहन। गहन मतलब बहुत घना रूप से। तो इस जब बहुत घने रूप से, बहुत जटिल रूप से, घना रूप से जब हम कृषि कार्य करते हैं तो उसको गहन कृषि करते हैं। और चूंकि यहाँ गहन कृषि करने के बावजूद चूंकि जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक लोगों को भरण पोषण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, इस कारण से वो सिर्फ अपना निर्वाह के लिए ही कृषि कार्य करते हैं, उसे व्यापार के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। व्यापारिक उपयोग इसका चूंकि नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि भी हमने देखा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि। आइए हम लोग देखते हैं चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। परीक्षा में ये आता रहता है, चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं को बताइए। तो ये जो आपका गहन निर्वाह कृषि है, ये दोनों ही प्रकार जो है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि, यह मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है? मानसूनी जलवायु वाली प्रदेश की विशेषता है। मानसूनी जलवायु कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर वर्षा का मुख्य आधार क्या है? मानसूनी वर्षा। मानसून जहाँ पर हवा जो है हर 6 महीनों में अपनी दिशा का परिवर्तन कर लेता है उल्टा रूप में, माने हवाओं के बहाव की जो दिशा है उसका व्युत्क्रमण हो जाता है, व्युत्क्रमण हो जाता है हर 6 माह में। इसी कारण से इसको मानसूनी हवा कहते हैं। मानसून शब्द मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है हवाओं का व्युत्क्रमण, हवाओं का व्युत्क्रमण। तो इसके कारण से जो है अधिकतर वर्षा मानसूनी वर्षा होती है, और उस पर चूंकि हमारा ये जो गहन निर्वाह कृषि है निर्भर करता है, इसीलिए गहन निर्वाह कृषि जो है तो मानसूनी प्रदेश में उगाया जाता है। मानसूनी प्रदेश की विशेषता है। मानसूनी प्रदेश में भी आपको एशियाई देश जो है खास करके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इस 4 देश का नाम हम लोग को याद रखना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ये मानसूनी जलवायु वाले, मानसूनी वर्षा वाले प्रदेश हैं, और यहाँ पर गहन जीवन निर्वाह कृषि का कार्य किया जाता है। यहाँ पर जो है आपने देखा कौन से क्षेत्र में होता है ये, और क्या इसकी विशेषता है? चूंकि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और उसके भरण पोषण की समस्या होती है, इसीलिए भूमि का जो होता है इसमें गहन उपयोग होता है। गहन मतलब बहुत कोई जगह नहीं छोड़ा जाता है, अधिक से अधिक भूमि का उपयोग अन्न के उत्पादन के लिए कर लिया जाता है, इसीलिए इसको गहन भूमि का गहन उपयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। और क्या चीज़ किया जाता है, इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें हरी खाद का उपयोग, गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में हरी खाद या गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से जो हम लोग को खाद प्राप्त होता है उसका उपयोग करते हैं अधिक से अधिक। और इस कारण से होता क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन अधिक नहीं होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा इसमें कम होती है, बहुत कम होती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा कम होती है। और क्या, क्योंकि जनसंख्या का दबाव भूमि पर बहुत अधिक होता है, इसीलिए खेत का जो आकार होता है वह बहुत छोटा होता है। खेत का आकार छोटा होता है, और कृषि पद्धति क्या होती है? परंपरागत हल बैल आधारित कृषि की जाती है। मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में जो गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है वह परंपरागत हल बैल आधारित कृषि की जाती है, और मशीन का प्रयोग कम होता है। वैज्ञानिक कृषि पद्धति का अभाव पाया जाता है। आधुनिक तकनीकी का अभाव मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में की जाने वाली गहन जीवन निर्वाह कृषि में इसका अभाव पाया जाता है। वैज्ञानिक कृषि का, आधुनिक कृषि का अभाव पाया जाता है। परंपरागत कृषि का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। तो ये आपने देखा गहन निर्वाह कृषि की विशेषता।
जो चावल प्रधान कहाँ निर्वाह कृषि, तो चावल प्रधान कहने का मतलब कि जब चावल को प्रमुख फसल के रूप में माना जाएगा तो उसको कहेंगे चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी घट जाती है, मानसूनी जलवायु वाला ही क्षेत्र है, लेकिन वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से अधिक है, तब वहाँ पर प्रमुख फसल के रूप में चावल का चयन किया जाता है। इस कारण से चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। लेकिन जहाँ पर मानसूनी वर्षा कम हो जाती है थोड़ी सी, मान लीजिए 75 सेंटीमीटर से कम 50 सेंटीमीटर के आसपास जब वर्षा होती है, तो वहाँ पर चावल को प्रमुख फसल न मान करके चावल का कम उत्पादन किया जाता है और गेहूँ का अधिक उत्पादन किया जाता है। गेहूँ को प्रमुख फसल बना दिया जाता है, तो इसीलिए इसको चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और चावल विहीन में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख फसल के रूप में वहाँ पर गेहूँ चलाता है, गेहूँ, जौ, ये सब की खेती, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब खेती की जाने लगती है चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को हम लोग देख लिया, उसकी विशेषताओं को हमने देखा, उसके प्रकार को हमने देख लिया। अब आ जाइए, अब है आपका रोपण या बगानी, या जिसको बोलते हैं प्लांटेशन कृषि। रोपण कृषि, बगानी कृषि, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लांटेशन कृषि। तो ये प्लांटेशन कृषि है वो कहाँ पर किया जाता है? प्लांटेशन कृषि कहाँ पर किया जाता है, किस क्षेत्र की विशेषता है ये प्लांटेशन कृषि या बगानी कृषि? तो ये जो है आपको मध्य अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, कहाँ मिलता है? मध्य अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मध्य अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, जो खास करके विकासशील देश में होता है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि में रोपण कृषि, बगानी कृषि जो है वो की जाती है। मध्य अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में और विकासशील देश में की जाती है। ये जो रोपण कृषि है, रोपण कृषि की विशेषता क्या है? तो रोपण कृषि जो है उसमें किसी एक प्रकार के फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है, मतलब एक फसली कृषि है। किसी एक प्रकार के फसल के ही उत्पादन पर बल दिया जाता है और इसमें एक बार जब फसल लगा दिया जाता है तो उसे कई वर्षों तक उत्पादन जो है वो लिया जाता रहता है। तो इसको कहते हैं हम लोग रोपण कृषि या बगानी कृषि। इसकी ये विशेषता है कि ये फसली कृषि प्रकार है। इसमें आपको देखेंगे कि इसमें पूंजी और श्रम सघन कृषि है, पूंजी की मात्रा भी अधिक लगती है और श्रम भी इसमें अधिक लगता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें उच्च प्रबंध वाली कृषि है और तकनीकी आधार वाली कृषि है। इसमें वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाया जाता है, वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाया जाता है, उच्च तकनीकी आधार वाला कृषि है। और साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि ये इसमें निर्यात पर बल दिया जाता है। किस चीज़ पर बल दिया जाता है? निर्यात आधारित कृषि है और व्यापारिक कृषि है। और किस किस प्रकार के फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है? तो इसमें जो है आपका है कहवा है, कोको है, केला है, गन्ना है, चाय है, रबर है, कपास है, ये सब फसल उसको आप लोग लिख भी लीजिए एक जगह पर। कौन कौन सा फसल हमने देखा? कहवा, कपास, चाय, रबर, गन्ना, केला, कोको, ये सब जो है सो प्रमुख फसल रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। आपको नाम याद रखना है। अगर आवेगा कि 6 रोपण कृषि के अंतर्गत उपजाए जाने वाले 6 फसलों के नाम लिखिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि कहवा है, कपास है, चाय है, रबर है, गन्ना है, केला है, कोको है, ये सब रोपण फसल या बागानी फसल है। ये सब फसल उगाए जाते हैं और इन सभी फसलों के उत्पादन में यूरोपीय देशों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये यूरोपीय देश के लोग जहाँ कहीं भी गए हैं, उस कटिबंधीय प्रदेश में, विकासशील देशों में जहाँ कहीं भी गए हैं, वहाँ पर इन प्रकार के फसलों को बढ़ावा दिया है। आप उदाहरण दे सकते हैं कि इंडोनेशिया में गन्ने की खेती को बढ़ावा किसने दिया? डच लोगों ने दिया। डच, डेनमार्क के लोग, डच, डेनिश, नीदरलैंड के लोगों ने, नीदरलैंड के लोगों ने, डच लोगों ने आपको गन्ने की फसल को बढ़ावा दिया इंडोनेशिया में। उसी तरह से फिलीपींस में नारियल की खेती को, गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया। डेनमार्क और अन्य यूरोपीय लोगों ने उसी प्रकार से भारत में चाय की कृषि को, मलेशिया में चाय की कृषि को,
बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में भी गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया, अंग्रेज लोगों ने और डच लोगों ने। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ये जो रोपण या बागानी कृषि की जाती है, उसको यूरोपीय देशों के जो नागरिक जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे हैं, उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के बागानी फसलों को बढ़ावा दिया है। अब जो है सो आप देखते हैं कि इसमें ये एक फसली कृषि है और श्रम सघन पूंजी सघन कृषि है। और इसमें क्या देखते हैं कि बागान को, इसमें चूंकि उसको औद्योगिक दर्जा दिया गया है, कारखाना के जैसा दिया गया है, तो बागान को कारखाना से जोड़ने के लिए, बागान को बाजार और कारखाना से, जो बागान है जहाँ पर हम फसल लगाए हैं उसको कारखाना से और बाजार से जोड़ने के लिए उत्तम परिवहन साधन की व्यवस्था की जाती है। मतलब बागानों को बाजार और कारखाना से जोड़ने के लिए उत्तम परिवहन साधन, द्रुतगामी परिवहन साधन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें बागानों का आकार भी क्या होता है, बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है और यह निर्यात आधारित कृषि होते हैं। ये आपका हो गया रोपण कृषि या बागानी कृषि की विशेषता और कहाँ होता है। सो अब आ जाइए फल सब्जी की कृषि। फल सब्जी की कृषि जो है वह भी विश्व में विस्तृत पैमाने पर की जाती है और मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदेशों में फल सब्जी की कृषि की जाती है। पहला जो है आपका चीनी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश। चीनी प्रकार का मतलब चीनी मतलब शुगर वाला चीनी नहीं, चीनी मतलब चीन देश की जो जलवायु है, तो वहाँ पर जो कृषि की जाती है, तो उस तरह की जलवायु जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ पर इस प्रकार की कृषि मैंने फल और सब्जी प्रकार की कृषि की जाती है। तो पहला जो है हमारा चीनी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में। दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया आपका भूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेश में। और तीसरा जो हो गया महानगरों के आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर भी फल सब्जी की कृषि की जाती है। चूँकि आसपास का जो सघन इलाका है वहाँ पर फल सब्जी की आवश्यकता होती है अधिक मात्रा में। इस कारण से महानगरों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी फल और सब्जी की कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है। अब आप देखिए जरा सा यहाँ पर कि चीनी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत और इस सब प्रकार की जलवायु और क्षेत्रों के आधार पर कहाँ पर, तो चीनी में मंचूरिया है, मंचूरिया चीन में ही मंचूरिया, और उत्तर पूर्वी USA, दक्षिणी यूरोप, उत्तर पश्चिम यूरोप, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये सब जो देश हैं, ये सब जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों और जगहों पे जो कृषि की जाती है वह जो है तो आपको फल और सब्जी की कृषि की जाती है। हो गया कैसे फल और सब्जी की कृषि जो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि जो है वह चूंकि नाम से स्पष्ट है, वाणिज्य माने कमर्शियल रूप से जब हम खाद्य फसल का या अनाज की कृषि जो करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वाणिज्य अनाज की कृषि। वाणिज्य अनाज की कृषि जो है वह आप देखेंगे मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश में। मध्य अक्षांश कहने का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र हमारा है वह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह विस्तृत अनाज की कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो अर्जेंटीना का पंपास और उत्तरी अमेरिका का प्रेरी मैदान, यूरेशिया का स्टेपी का क्षेत्र हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटबरी, ये सब जो क्षेत्र हैं ये सब जगह पर विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि की जाती है। उसको हम लोग लिख भी लेंगे अभी। विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि कहाँ पर की जाती है। तो इसमें हम देखा न्यूजीलैंड का कैंटबरी, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, अर्जेंटीना का पंपास, फिर प्रेरी घास का मैदान, अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान,
यूरेशिया का स्टेपी घास का मैदान, ये सभी जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि के अंतर्गत जो कृषि की जाती है उस पर औद्योगिक क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और इसलिए इसको कारखाना का नाम दे दिया गया है। और विकासशील नहीं विकसित देशों की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें जो कृषि का जो फॉर्म होता है वह बहुत बड़े आकार का होता है, कृषि फॉर्म बहुत बड़े आकार का होता है और इसमें उत्तम बीज, खाद, आधुनिक कृषि पद्धति और यंत्र इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और इस प्रकार से अधिकाधिक उपज की प्राप्ति करते हैं। क्या देखा हमने? उत्तम बीज, खाद, आधुनिक कृषि यंत्र, आधुनिक कृषि पद्धति, इन सबों के उपयोग के द्वारा अधिक से अधिक उपज की प्राप्ति करते हैं और उसको हम लोग व्यापार के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक कृषि हो गया, अनाज की वाणिज्यिक कृषि हो गया, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि इसीलिए करते हैं इसको। इसमें खेत का आकार बड़ा होता है और चूंकि यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है, इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में जनसंख्या विरल होती है। ये जो क्षेत्र है हमारे न्यूजीलैंड का कैडबरी, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, अर्जेंटीना का पंपास, अमेरिका का प्रेरी, यूरेशिया का स्टेपी, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन नहीं होता है, जनसंख्या विरल जैसा होता है। इस कारण से प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी यहाँ पर अधिक हो जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जनसंख्या विरल होने के कारण से प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सो प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अब प्रमुख फसल जो है इसमें गेहूँ, जौ, राई, मक्का। गेहूँ, जौ, राई, मक्का प्रमुख फसल है। गेहूँ, जौ, राई, मक्का ये सभी प्रमुख फसल है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत। याद रखना है, फिर से बोल देते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख फसल गेहूं, जौ, राई, मक्का। कहाँ? तो ये जो है आपको न्यूजीलैंड, कैडबरी, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये सब जगह पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं, मध्य अक्षांश के आंतरिक भाग और अर्धशुष्क प्रदेश, ये सब जो प्रदेश हैं आपने देखा जो ये सब ये मध्य अक्षांशीय प्रदेश हैं और अर्धशुष्क प्रदेश हैं। मध्य अक्षांशीय प्रदेश का आंतरिक भाग है ये सब। इन सभी जगहों पर जो खेती की जाती है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। स्पष्ट हो गया? और कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं इसमें? गेहूं, जौ, राई, मक्का इत्यादि। तो अभी आपने देखा निर्वाह कृषि, रोपण बागानी कृषि, फल सब्जी कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, 4 प्रकार हमने देख लिया। आते हैं हम लोग 5वां प्रकार में। 5वां प्रकार है हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? फिर से सुन लेंगे हम लोग। मिश्रित कृषि उसमें भी समझते हैं। मिश्रित कृषि है जिसमें कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है? कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। इस कारण से ऐसी कृषि को हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। मिश्रित कृषि जो है वह आधुनिक तकनीकी और यंत्र पर आधारित कृषि है। आधुनिक तकनीकी और यंत्र पर आधारित विकसित देशों की विशेषता है मिश्रित कृषि। और यह भी श्रम सघन और पूंजी सघन कृषि है। इसमें अधिक श्रम की मात्रा लगती है और पूंजी की मात्रा अधिक लगती है। यह जो कृषि है इसमें इस कृषि की विशेषता क्या है कि इसमें कृषि के लिए जो हमारा क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। कृषि कार्य को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। पहले वाला भाग में हम लोग क्या करते हैं? पहला वाला जो हमारा हिस्सा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? देखिए मान लीजिए कि ये कृषि का ये हमारा क्षेत्र है, तो इसको हम लोग इस तरह से 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, हमारा ये चौथा भाग हो गया। तो इसमें पहले वाले भाग में हम लोग चारागाह की कृषि करते हैं। चारागाह की कृषि में चारे की कृषि करते हैं। क्यों चारा की कृषि करते हैं? क्योंकि हमको मिश्रित कृषि के अंतर्गत हम लोग देखें क्या? मिश्रित कृषि के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग पशुपालन का कार्य भी करना है और पशुपालन करना है तो पशु को चारा खिलाना होगा, तो उसके लिए हम लोग को चारे की खेती भी करना पड़ता है। तो पहला जो हिस्सा है हमारा जो खेत है, खेत है, क्षेत्र है, उसको 4 भाग में बांटते हैं और उसमें जो पहला वाला भाग है उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग चारे की खेती करते हैं।
दूसरा जो हमारा भाग है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग खाद्यान्न फसल को जाते हैं अपना खाने के लिए। खाद्यान्न फसल गेहूँ, चावल, जौ, अनाज जो भी है, जौ, ये सब बाजरा, राई, ये सब की खेती, खाद्यान्न फसल की खेती दूसरे वाले पार्ट में करते हैं, दूसरे वाले भाग में करते हैं। तीसरे वाले भाग में क्या करते हैं, तीसरे वाले भाग में हम लोग फल, सब्जी इत्यादि की कृषि करते हैं, फल सब्जी की खेती करते हैं। पहला वाला में क्या हो गया, चारा खेती। दूसरा वाला में क्या हो गया, खाद्यान्न खेती, खाद्यान्न कृषि। पहला वाला में चारा, दूसरा में खाद्यान्न, तीसरा वाला में फल सब्जी की खेती करती है। अब आप कहिए चौथा वाला भाग क्या करते हैं, चौथा वाला भाग में क्या करते हैं, नाम ही है मिश्रित खेती। अभी कौन सी बच रहा है ना, पशुपालन का कार्य तो बचा ही हुआ। चौथा वाला जो भाग है इसमें हम लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, पशुओं को रखते हैं और उसको हम लोग उसका पोषण करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद को प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या देखा कि खेती भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। और यह विशेषता है कहाँ की, विकसित देशों की प्रमुख विशेषता है। यंत्र आधारित है और विकसित देशों की विशेषता है। कहाँ होता है, संपूर्ण यूरोप, उत्तरी और पूर्वी यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, कनाडा, संपूर्ण यूरोप और यूएसए, उत्तरी और पूर्वी यूएसए, ये सब जगह पर जो खेती की जाती है मिश्रित खेती की जाती है। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और कुशल कृषक जो है वो खेती करते हैं। और खेतों को इसमें हम लोग 4 भागों में बांट करके अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। ये आपका हो गया मिश्रित खेती। हम समझते हैं कि ये स्पष्ट हो गया होगा कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं और मिश्रित खेती की क्या विशेषता होती है और मिश्रित खेती किन किन क्षेत्रों में होती है। आइए दुग्ध कृषि को हम लोग देखते हैं। दुग्ध कृषि किसे कहते हैं, दुग्ध कृषि नाम से स्पष्ट है, दूध का उत्पादन, मतलब दूध का उत्पादन जब वाणिज्यिक रूप से होने लगता है, किया जाने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दुग्ध कृषि। ये जो दुग्ध कृषि है यह शीतोष्ण और शीत प्रदेश की, शीत और शीतोष्ण प्रदेश की विशेषता है। और विश्व के 3 बृहद क्षेत्रों में, विश्व के 3 बृहद क्षेत्रों में आपको दुग्ध कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है, तो यह आपको उत्तर पश्चिम यूरोप, कहाँ, एक उत्तर पश्चिम यूरोप में, दूसरा कहाँ है हमारा, दूसरा है दक्षिण पूर्वी यूएसए में, दक्षिण पूर्वी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका वहाँ, और तीसरा जो हमारा है क्या, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया द्वीप। फिर से सुन लीजिए, पहला जो हमारा क्षेत्र है विश्व के 3 बृहद क्षेत्र में पहला क्या हो गया हमारा, उत्तर पश्चिम यूरोप का क्षेत्र हो गया। दूसरा जो हमारा क्षेत्र है वह है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। और उसके बाद जो है हमारा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया, इन सभी जगहों पर जो खेती की जाती है उसे हम लोग कहते हैं दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि इन तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त जो हमारे विकसित और विकासशील देशों के जो महानगरीय क्षेत्र हैं उसके आसपास भी दुग्ध कृषि को बढ़ावा दिया गया है, ताकि महानगरों के जो जनसंख्या जो वहाँ बहुत अधिक होती है वहाँ पर आपको उत्तम रूप से सबको दूध की प्राप्ति हो सके या दूध पदार्थों की प्राप्ति हो सके। उसके लिए जब व्यावसायिक और श्रम प्रधान है, व्यावसायिक कृषि है और श्रम और पूंजी प्रधान कृषि है। इसमें पशुओं की देखभाल के लिए दूध को निकालने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें अधिक श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुओं की देखभाल और अधिक दूध निकालने के लिए अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि जो दुग्ध पदार्थ जो है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। इसी कारण से यह जो है इसके लिए तुरंत उसको बाजार में भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जहाँ पर शीत भंडार की व्यवस्था है इस और परिवहन सुविधा में, यातायात की सुविधा में, परिवहन साधन में अगर शीत भंडार लगा हुआ है तो वैसी स्थिति में यह जो है सो बहुत अधिक फलता फूलता है यह कृषि, दूध कृषि। तो दूध कृषि जो है सो चूंकि दूध पदार्थ शीघ्र विनष्ट हो जाता है, इसलिए तुरंत बाजार भेजने की व्यवस्था की जाती है।
तुरंत बाजार में भेजने की व्यवस्था की जाती है और तुरंत इसका परिष्करण भी हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि दूध से आपको मक्खन बनाना है, पनीर बनाना है, घी बनाना है, तो जो दूध आप दुहे हैं, जो दूध आप प्राप्त किए हैं जानवरों से, उसको तुरंत आपको परिष्कृत भी कर देना चाहिए और शीघ्र में उसको बाजार भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि न्यूजीलैंड जो है एक ऐसा देश है जिसका सबसे अधिक जो निर्यात अगर किसी चीज़ का होता है तो दूध और दूध पदार्थों का अधिक से अधिक वह निर्यात करता है न्यूजीलैंड। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि अब आ जाइए, दुग्ध कृषि के बाद मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, मिश्रित खाद्य अनाज कृषि, फल सब्जी कृषि, रोपण बागानी कृषि, निर्वाह कृषि। इन सभी के बाद हमारा है वह है कारखाना कृषि। कारखाना कृषि किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप में, कहाँ उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप में यह कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र जहाँ जहाँ उद्योग बहुत विस्तृत रूप से है वहाँ पर खासतौर से पूर्वी और पश्चिमी तटीय इलाका में और मध्यवर्ती या महान झील क्षेत्र के पास आसपास हम जो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत अधिक औद्योगिक विकास हुआ है। उन सभी जगहों पर जो उद्योग के जैसा जो खेती किया जाता है तो उसको हम लोग कारखाना कृषि करते हैं और यूरोप में भी ऐसी कृषि की जाती है। इसमें गाय, बैल, कुक्कुट मतलब मुर्गा मुर्गी वगैरह, गाय, बैल, कुक्कुट ये सबको बाड़ों में रखा जाता है। बाड़ बनाया जाता है, इसमें बाड़ तार वगैरह लगा हुआ रहता है और उसके अंदर इसको पाला जाता है और कारखाना जो होता है, कारखाना निर्मित चारा खिलाया जाता है। चारा जो है कारखाना में तैयार किया जाता है और जानवरों को खिलाया जाता है। तो इस कारण से इसको कारखाना कृषि हम लोग जो है सो कहते हैं। बीमारी, स्वास्थ्य, इस सब का देखभाल का, बीमारी का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रकाश का, तापमान का इसमें व्यवस्था और उसका ध्यान किया जाता है। प्रकाश का, ताप का, ये सब यंत्र का अधिक और इस कारण से इन सभी चीज़ों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है कारखाना कृषि में। तो कारखाना कृषि स्पष्ट हुआ। कारखाना कृषि कहाँ देखते हैं? तो कारखाना कृषि जो है तो अमेरिका, खासकर यूएसए के औद्योगिक क्षेत्रों में और संपूर्ण यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें पशुओं को खासकर गाय, बैल, कुक्कुट वगैरह जो है सो उसको बाड़ों में रखा जाता है और उनको जो चारा खिलाया जाता है वो कारखाना में तैयार चारा जो है सो उसको खिलाया जाता है। और इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और अधिक पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्योंकि इसमें प्रकाश का, तापमान का, पशुओं की देखभाल का, नस्ल सुधार का, इस सब चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस कारण से इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये हो गया आपका कारखाना कृषि। कारखाना कृषि के बाद कारखाना कृषि हो गया हमारा कारखाना कृषि। कारखाना कृषि के बाद हमारा है संगठन के आधार पर कृषि। संगठन के आधार पर जो कृषि है वह कितने प्रकार का होता है? संगठन कृषि के आधार पर हम लोग कृषि को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है सहकारी कृषि और दूसरा होता है सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि किसे कहते हैं इसको देखेंगे। सहकारी कृषि जो है वह आपको कृषकों का कोई समूह जब अपना संसाधन का, अपना भूमि का, अपना यंत्र का जब सामूहिक रूप से उपयोग करके परस्पर सहयोग के भावना से कृषि का कार्य करता है तो उस प्रकार की कृषि को हम लोग कहते हैं सहकारी कृषि। सहकारी कृषि समझ गए हम लोग। सहकारी कृषि में क्या होता है? सहकारी कृषि में हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। सहकारी कृषि जो है उसमें हम लोग क्या देखते हैं? सहकारी कृषि में यंत्र, अन्य संसाधन, ये सब क्या करते हैं? कृषक एकत्र कर लेते हैं, एकत्र कर करके और सामूहिक रूप से परस्पर सहयोग के आधार पर जब कृषि करते हैं तो उस प्रकार की कृषि को हम लोग कहते हैं सहकारी कृषि। इसमें कृषकों का एक समिति होता है जो फसलों का मूल्य निर्धारित करता है, फसलों को बाजार में भेजने की व्यवस्था करता है, कृषकों को ऋण चाहिए तो उसकी व्यवस्था करता है, ऋण वगैरह और अन्य प्रकार की जो कृषकों की जो समस्या होती है उसको दूर करने का प्रयास करता है।
इसमें इस प्रकार की कृषि में कृषकों को कोई व्यक्तिगत रूप से भूमि रखने की स्वतंत्रता नहीं होती है और आपस में मिलजुल कर कृषि करते हैं और सरकार की भी भूमिका इसमें नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सहकारी कृषि। ये सबसे पहले जो है सो सोवियत संघ में, जो आज जो रूस देश है वो पहले कहा था सोवियत संघ, वहाँ पर 1930 ईस्वी में इसको अपनाया गया सहकारी कृषि को, और उस समय उसको कहते थे कोलखोज। क्या कहते थे उसको? कोलखोज। कोलखोज ये सोवियत संघ की विशेषता रही। सोवियत संघ में शुरू हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इस कृषि की शुरुआत की गई थी, सहकारी कृषि की। आज यह जो कृषि है हर जगह तो यह सफलता नहीं प्राप्त कर सका है, लेकिन आज भी यूरोप के कुछ देशों में, खास तौर पर डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली, ये सभी देशों में ये सफलतापूर्वक आज भी चल रहा है। कहाँ कहाँ हमने देखा? डेनमार्क, स्वीडन, उसके बाद आप आ जाइए नीदरलैंड, इटली जैसे देशों में आज ये सफलतापूर्वक जो है सो चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि हम अगर अपने देश की बात की जाए भारत में, तो भारत में यह उतना सफल नहीं है जितना कि इन सभी देशों में सफल रहा है। और इसका प्रारंभ जो है सो सोवियत संघ में 1930 के दशक में हुआ था, जिसको हम लोग वहाँ पर कहते थे कोलखोज। ये हो गया आपका सहकारी कृषि। उसके बाद जो है हमारा दूसरा प्रकार जो है संगठन के आधार पर की जाने वाली कृषि, वो है हमारा सामूहिक कृषि। दूसरा हमारा हो गया, पहला हो गया, और दूसरा जो है हमारा वो है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि जो है उसको हम लोग देखें, जब भी संगठन के आधार पर की जाने वाली कृषि का एक प्रकार है। तो सामूहिक कृषि में हम क्या देखते हैं? सामूहिक कृषि की विशेषता क्या है? तो सामूहिक कृषि जो है वो साम्यवादी क्रांति की देन है, साम्यवादी क्रांति की देन है। और पूर्व सोवियत संघ में इसे सावखोज के नाम से जाना जाता है। देखा आपने यहाँ पर सहकारी कृषि में भी पूर्व सोवियत संघ का ही योगदान है, जिसमें उसको कोलखोज कहा जाता है। और यहाँ पर जो सामूहिक कृषि जो है उसको कहा जाता है सावखोज। पूर्व सोवियत संघ में इसको कहा जाता है सावखोज। सावखोज कहा जाता है। तो सामूहिक कृषि साम्यवादी क्रांति की देन, इसे सोवियत संघ ने इसे कहा जाता था सावखोज। और यह जो कृषि है इसमें समाज का स्वामित्व होता है, भूमि पर समाज का स्वामित्व होता है। और श्रम जो है सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। भूमि, पशु और श्रम मिला है कृषक जो है भूमि, पशु और श्रम, भूमि प्लस पशु और प्लस श्रम, भूमि प्लस पशु और प्लस श्रम को आपस में मिला करके सामूहिक रूप से इसमें भी खेती करते हैं। और इसमें कृषकों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा टुकड़ा रखने की आज़ादी होती है, भूमि का छोटा सा टुकड़ा रखने का अधिकार होता है। जबकि हमने देखा था उसमें सामूहिक कृषि में कृषकों को भूमि का टुकड़ा रखने की आज़ादी नहीं होती है, उन्हें भूमि का छोटा टुकड़ा रखने का अधिकार नहीं होता है। जबकि सामूहिक कृषि में, सहकारी कृषि में होता है, लेकिन सामूहिक कृषि में भूमि का टुकड़ा रखने की आज़ादी होती है, उन्हें अधिकार होता है अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए। और इसमें भूमि, पशु और श्रम को एकत्र करके आपस में मिलकर के खेती करते हैं और भूमि पर समाज का अधिकार होता है। और इसमें सरकार का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होता है। वहां पर हमने देखा था सहकारी कृषि में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि सामूहिक कृषि में सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य को रखता है। सरकार जो है सो कृषकों को आवश्यक सुविधा प्रदान करती है, जैसे ऋण हो गया, कृषि यंत्र हो गया, ये सब चीज़ को प्रदान करती है। और कृषकों को जो यंत्र वगैरह लेते हैं उस पर और जो ऋण लेते हैं उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। किनको? कृषकों को ऋण चुकाना, टैक्स चुकाना पड़ता है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है सो इस कृषि का संशोधन हो गया है। इस कृषि में अब जो है सो परिवर्तन आ गया है। आज के समय में यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था का रूप लेता चला जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि
आज जो हमने देखा उसमें महत्वपूर्ण जो हो गया पहला जो हो गया हमारा निर्वाह कृषि, उसके बाद जो हमारा जो है स्थानांतरित कृषि हो गया, उसमें चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि, चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा रोपण कृषि या बागानी कृषि हो गया। फिर उसके बाद हो गया फल सब्जी की कृषि हो गया। उसके बाद फिर हमारा जो है सो फल सब्जी विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि हो गया। फिर मिश्रित कृषि हो गया, दूध कृषि हो गया, कारखाना कृषि हो गया। और उसके बाद फिर जो हमारा है सामूहिक संगठन के आधार पर जो कृषि है वो भी 2 प्रकार का हो गया, सहकारी कृषि हो गया और सामूहिक कृषि हो गया। ये सभी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग का जो बचा हुआ रह गया है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। हमारा बचा हुआ रह गया है खनन किसे कहते हैं, खनन कितने प्रकार का होता है, खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, विश्व के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो इसको हम लोग अगले जो ऑनलाइन क्लास होंगे उसमें हम लोग इस चैप्टर के जो बचे हुए हिस्से हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जहाँ भी कहीं दिक्कत होता है उसको पॉज करके लिखने की कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लोग ले सकते हैं, उसको आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो है, उसको आप लोग नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9973972988। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जहां कहीं भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।